अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल कहा था करने को? फिर कोई मुश्किल परेशानी है? बहुत ज़्यादा। ईयर 1 ईयर 1 के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। हम इस वक्त 30 जून 18 पे खड़े हैं और ईयर 1 के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। इस टेबल में से जो काम के हैं वो ले लेते हैं। इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट। हाँ, यही होते हैं इनफ्लोज के जो एग्जिस्टिंग हालत का प्लांट है, जब वो कंटिन्यू होगा यूज तो कितने यूनिट्स बना के बेचेंगे, तो 250 कंसिडर करेंगे। ऑपरेशनल कॉस्ट बिल्कुल ठीक है, उसको चलाने में खर्चा आएगा, ये 25 भी कंसिडर करेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं, कैश फ्लो नहीं है ये। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 एक्रूअल्स, वो जो 30 जून 18 ही में को प्लांट यूज हो चुका था, जो खर्चे हो चुके थे, उनके पैसे जो अगले साल पे करने हैं, तो वो नहीं होंगे कंसिडर, तो ये 8 कंसिडर नहीं होगा। प्लान है कि प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने पे 60 मिलियन खर्च करेंगे, नहीं, ये कल जो काम किया था ये नहीं होगा कंसिडर, और इसी की वजह से जो नए कैश फ्लोज आएंगे वो भी कंसिडर नहीं होंगे, तो ये 60 भी कंसिडर नहीं होगा, 40 भी कंसिडर नहीं होगा। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, इंटरेस्ट, ये भी कंसिडर नहीं होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट ये होगी, एसेट इस्तेमाल होगा तो मेंटेनेंस भी होगी, और इनकम टैक्स भी कंसिडर नहीं होगा। ये बन जाएंगे ईयर 1 के कैश फ्लोज। उसके बाद इनको 15% रिड्यूस करना है। इनमें कोई और मसला है तो पूछें जी। जिस तरह ईयर 1 में सर हमने मतलब के आउटफ्लोज हमने निकाले हैं 2019 के लिए, सेम सर 2020 में जब हम जाएंगे उससे मैंने सर हमने उसने बताया कि रिडक्शन करें, लेकिन ये वाले जो आउटफ्लोज जो बाकी हैं लाइक ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा भी लग रहे होंगे, ये तब नहीं कर रहे। नहीं तो हमने ईयर 1 में 210 कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें वो सारे खर्चे आ गए, सारे लेस करके 210 बनाया ना, और इन्हीं के बारे में वो कह रहा है कैश फ्लोज वो 15% कम हो जाएंगे, मतलब सारे ही 15% कम होंगे, तो ये 210 को ही 15% कम कर दिया। तो क्या है इसमें हर्ज, क्या है? अलग अलग करना, अलग अलग कर ले, अलग कर ले, यानी इनफ्लो आप ये 250, 25 और 15 इनको अलग अलग कर लें। और 100 3 साल बाद की फिगर बताई है, ये इस्तेमाल कर लेंगे डिस्पोजल वैल्यू। और अभी इस वक्त हमें एक पार्टी ने ऑफर की हुई है कि 570 का वो खरीदने को तैयार है, तो बस ये फेयर वैल्यू हो गई और नीचे सेलिंग कॉस्ट आ गई। इनमें से 45 कॉस्ट टू डिलीवरी है, हाँ बिल्कुल, ये कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। लीगल कॉस्ट, ये भी कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा है। ये जो लास्ट लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि जब हम प्लांट बेच देंगे, जैसे अगर ये वाला बोर्ड ये बेच दिया, तो अब जो जगह खाली हो गई है उसके लिए फिर कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई और चीजें वहां लाके रखनी पड़ेगी, दीवार हो सकता है एडजस्ट करनी पड़े, तो इस बोर्ड के बेचने के लिए है ये खर्चा, बाद की दीवार एडजस्ट करना नहीं। तो कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट का मतलब है कि जब प्लांट बेच देंगे तो हम फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को फिर से कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कुछ तो इसके बाद करना होगा ना, तो वो जो इसके बाद कुछ और करने का खर्चा होगा वो इस प्लांट को बेचने का खर्चा थोड़ी है, तो इसलिए इस 50 का कुछ भी नहीं करना। ये तो हो गया पूरा सवाल मेरी तरफ से डिस्कस। आपने कुछ पूछना है तो पूछे जी। जी मेंटेनेंस क्यों ना करें? सर आपने कल पढ़ाया था सर, अगर मेंटेनिंग करेंगे डे टू डे तक, फिर वो ऐड इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे ना, हाँ। अरे इंक्लूड करने का मतलब है कि वो कैश फ्लोज में कंसीडर होंगे। इंक्लूड करना माइनस कर ऐड करने को नहीं कहते।
हम फ्यूचर कैश फ्लोज में इनफ्लोज भी शामिल करते हैं, आउटफ्लोज भी शामिल करते हैं। शामिल मतलब उनको कंसिडर करते हैं, ऐड करना नहीं होता इंक्लूड करने का मतलब। अच्छा हाँ चले ऐसे कह लें, अगर हम अलग से आउटफ्लोज निकालें तो उसमें ऐड ही कर रहे होंगे ना। वैसे इंक्लूड का मतलब ऐड नहीं है, इंक्लूड का मतलब शामिल करना है। तो इनफ्लोज आउटफ्लोज इन सबको शामिल करना है, मतलब ऐड नहीं करना है, इन सबको कंसिडर करना है वैल्यू यूज निकालने के लिए। आप क्या पूछ रहे हो? सर वो जो IS16 था सर, उसमें जब वो कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल रहे थे तो उसमें सर पॉइंट जो था डिसमेंटलिंग वाला सर उसमें शायद ऐसे था कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिकवरिंग साइड रिस्टोरिंग, हाँ जी हाँ जी। साइड। तो सर यहाँ पे भी कुछ वैसा नहीं लगेगा साइड को रिस्टोर करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जोड़ अगर उतारा है तो पीछे जोड़ देते। वो थी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। यहां पर बात हो रही है कॉस्ट टू सेल, बेचने का खर्चा। प्लांट को बेचने के लिए, प्लांट उखाड़ना है बेचने के लिए, जो बाकी पीछे जगह गंदमंद बच गया है वो साफ करना बेचने का खर्चा तो नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट टू सेल में नहीं आएंगी ये चीजें। जी कल आपके साथ बताया था रेसिडुअल वैल्यू एंड पे जाके डिस्पोजल हो जाती है। रेजिडुअल वैल्यू है कि एंड पे कितने का बिकेगा, लेकिन वो फ्यूचर की महंगाई डाल के नहीं होती है। वरना रेजिडुअल वैल्यू कॉन्सेप्ट यही है कि नेट कितने का बिकेगा। रेजिडुअल वैल्यू इसी को कहते हैं कि नेट कितने का बिकेगा, लेकिन ये एस्टीमेट कैसे होता है आज के प्राइस लेवल्स पे, जबकि यहाँ फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर हम लोग फ्यूचर की वैल्यू ले रहे होते हैं। वरना वर्ड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब यही है कि जो एंड पे कितने का बिकेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग लाइफ, तो ये उसी मायनों में आएगा क्योंकि ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है। और पूछें जल्दी, चलें कुछ नहीं पूछना। इसका तो I-36 आसान है भी है, आसान ही है। कैश फ्लोज वाली बात खत्म है। वैल्यू इन यूज करवा रहा था, वैल्यू इन यूज में मैंने कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट, ये दो बातें कहाँ तक एक्सप्लेन करने की। कैश फ्लोज हो गई बात पूरी, अब डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट में कुछ ज्यादा समझाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये BFD में जाके कहीं थोड़ा बहुत सीखेंगे कि डिस्काउंट रेट कैसे निकलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह। अभी इसकी अंग्रेजी बस याद रख लें, और उसको याद रखने का रीजन एक तो जो कल सवाल किया था उसमें भी काम आएगा, और वैसे भी MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये उस लिहाज से है, इसका को बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट का डिस्काउंट रेट एस्टीमेट होता कैसे है, ये जरा हाई लेवल की बात। तो अंग्रेजी लिख लें इसमें, द डिस्काउंट रेट। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि मैंने आपको वैल्यू इन यूज जब हेडिंग दी थी ना, तो उसको कहा था कि इसको मैं मजीद दो चीजों में डिटेल में तोड़ रहा हूं, एक फ्यूचर कैश फ्लोज और एक डिस्काउंट रेट। अभी तक बात सारी फ्यूचर कैश फ्लोज की चल रही थी, वो मुकम्मल हो गई है। अब डिस्काउंट रेट में बस एक ही बात है, लिखें डिस्काउंट रेट शैल बी, द डिस्काउंट रेट शैल बी pre-tax pre-tax rate that reflects a pre-tax rate that reflects current market assessment of time value of money and risks होता है ना, risks specific to the asset
specific to the asset for which future cash flows have not been adjusted. ये अंग्रेजी दोबारा सुन लें. डिस्काउंट रेट शैल बी अ प्री टैक्स रेट that reflects current market assessments of time value of money and the risks specific to the asset for which future cash flows have not been adjusted. ये डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जाता है ये आपका स्कोप नहीं है. आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगा, बस धोखा ये नहीं खाना कि आपको डिस्काउंट रेट हो सकता है एक पोस्ट टैक्स गिवन हो और एक प्री टैक्स गिवन हो, तो प्री टैक्स वाला यूज करना. ये प्री टैक्स क्या होता है, पोस्ट टैक्स क्या होता है, BFD C54. हाँ जी. प्री टैक्स वो है जिसमें से टैक्स का इफेक्ट अभी लेस नहीं किया हुआ. पोस्ट टैक्स वो है जिसमें से टैक्स सेविंग का इफेक्ट लेस कर लिया हुआ है. एसेट से रिलेटेड रिस्क होते हैं, उनको बीटा से मेजर किया जाता है. तो और बता दूं, वो असल में हर कॉन्सेप्ट की एक खास एज लेवल होता है ना, तो उसमें मैं ये अब आपको जो 2-3 नाम बताए हैं इनमें मैं मजीद क्या, तो इसलिए जितनी अंग्रेजी बताइए इतनी काफी. जो समझाने वाली बातें होती हैं बिल्कुल समझाता हूँ, तो लेकिन इनके समझने के भी नन्हे हैं आप. वो C54 में इंशाल्लाह वैल्यू इन यूज खत्म होगी. वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन खत्म हो गई. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी पूरी होगी. वैल्यू इन यूज पूरी हो गई. इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो गया. अब अगला मसला कि इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग कैसे करनी है. अकाउंटिंग को डेबिट क्रेडिट भी तो करना ही है ना. इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया, उसकी डेबिट क्रेडिट क्या करना है. तो इसके डेबिट क्रेडिट के लिए देखना पड़ेगा कि जिस एसेट की इंपेयरमेंट हो रही है उस एसेट की अकाउंटिंग क्या होती थी. अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे था तो क्या, और अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे था तो क्या. अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो इंपेयरमेंट लॉस एक लॉस है और इस इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग होगी shall be recognized as expense. ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है एक, यानी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट. इंपेयरमेंट लॉस का वर्ड भी ठीक है, P&L का वर्ड भी ठीक है. और एक्यूमुलेटेड depreciation and impairment loss credit. एक अकाउंट होता है accumulated depreciation and impairment loss, इकट्ठे ही बनते हैं ये, तो ये वही वाला क्रेडिट हो जाएगा. पिछले चैप्टर में मैं बार बार इम्पेयरमेंट लॉस इसलिए नहीं लिख रहा होता था कि उस वक्त पढ़ नहीं रहे थे, वरना होता है accumulated depreciation and impairment loss. वो जो पहले हम एक्यूमुलेटेड, वो नहीं I-16 वो वाला, उसमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी असल में वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस था. तो उस चैप्टर में इंपेयरमेंट लॉस पढ़ नहीं रहे थे तो उसका पूरा नाम बोला नहीं था. अब जब है वो भी उस सवाल में अगर इंपेयरमेंट नहीं है तो भी जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काफी है. लेकिन जब इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो फिर, लेकिन अगर सवाल में इंपेयरमेंट लॉस की एंट्रीज हैं और अगर आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं तो भी सही है, गलत नहीं है. ये तो पता है हमें भी
एग्जामिनर को भी, स्टूडेंट्स को भी, कंपनीज को भी कि ये होते इकट्ठे ही हैं, लेकिन जब इसका जिक्र डेप्रिसिएशन के साथ किया जा रहा है तो एक्यूमुलेटेड डिडक्शन बोलते हैं काफी है, जब इंपेयरमेंट लॉस के साथ किया जा रहा है तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं वो भी काफी है। तो अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो इंपेयरमेंट लॉस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट है रीवैल्यूएशन मॉडल पे, इससे पहले अब तक मैंने आपको IAS 36 में कहा था फिलहाल रीवैल्यूएशन साइड पे कर दें, अब वो उठा लें साइड से। एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट 100 है और फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है, फेयर वैल्यू इसकी 96 है, वैल्यू इन यूज 92 है। तो रिकवरेबल अमाउंट 96, कितना लॉस 4। ये रीवैल्यूएशन लॉस है कि इंपेयरमेंट लॉस? एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे सर ये रिवैल्यूएशन तो ये रीवैल्यूएशन लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस है। समझ नहीं आई बात? मैंने फेयर वैल्यू लिखी है, वैल्यू इन यूज लिखी है और एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो ये रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। अच्छा अब इंपेयरमेंट लॉस हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 97। तो 3 का लॉस क्या है? इंपेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस? हाँ जी, क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गई ना, है ना? तो बस ये कंफ्यूजिंग ही है, तो इसलिए IAS 36 ने कहा कि आप कंफ्यूज ना हो, आप इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग भी ऐसे ही करें जैसे रीवैल्यूएशन डिक्रीज की अकाउंटिंग होती है। हाँ, ये बात मैंने भी छोड़ी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं कि अच्छा आखिर फिर बात कहां बनी, ये इंपेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है, करता हूं बात इस पे। लेकिन अकाउंटिंग कैसे होगी, जो भी है, चाहे इंपेयरमेंट लॉस है चाहे रीवैल्यूएशन लॉस है, अकाउंटिंग एक जैसी होगी। तो जब अकाउंटिंग होगी ही एक जैसी, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है? अच्छा, रीवैल्यूएशन डिक्रीज को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, क्या एंट्री करते हैं इसकी? एसेट क्रेडिट, और पहले देखते हैं कि सरप्लस है तो पहले वो डेबिट होता है, और अगर ये नहीं है या थोड़ा है तो फिर बारी आती है P&L की और एसेट क्रेडिट। लेकिन एसेट की बजाय अब हम क्रेडिट किया करेंगे एक्यूमुलेटेड। अच्छा, फिर वो गलत था या ये गलत है या करना क्या है अब? जी, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को कर रहा हूं क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर रहा हूं ना, तो वो डेप्रिसिएशन भी जब हम चार्ज करते हैं तो एसेट को ही डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो एसेट क्यों नहीं क्रेडिट कर देते? जब एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है तो एसेट को ही डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, तो क्रेडिट क्या करते हैं हम? तो एसेट कर दिया करें, हैं? होना ये चाहिए। होता ये है कि करते तो उसको एसेट से लेस ही है, लेकिन अकाउंट अलग प्रेजेंट हो रहा होता है। बैलेंस शीट नेट कितनी अमाउंट पे आएगा? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करके आएगा ना, तो अल्टीमेटली वो एसेट में से लेस हो जाना है, लेकिन अकाउंट अलहदा मेंटेन हो रहा होता है। तो इसीलिए इसका भी ना अकाउंट अलहदा मेंटेन हो रहा होता है। बैलेंस शीट में एसेट की अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। तो वो अकाउंट अलग बनाया हुआ है, होता लेस ही है। तो डायरेक्ट एसेट क्रेडिट करने की बजाय, अच्छा तब जब रिवैल्यूएशन पढ़ रहे थे तब एसेट क्रेडिट क्यों करते थे? क्योंकि वो रिवैल्यूएशन हो रही थी। अब इंपेयरमेंट एक्यूमुलेटेड क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि इंपेयरमेंट हो रही है। एक पेज आपको मिला था कॉपियर से, जो पहले वो पेज ही मिल गया था बस, फिर आपको बताया था कि सवाल भी हैं इसमें।
नहीं, वो तो जब चैप्टर चल रहा है तो पेज आपके पास होना चाहिए। जो बाद में उन्होंने वो क्वेश्चंस वाले नोट्स दिए हैं उसमें है एंड पे। और ऑनलाइन वालों के लिए वो मैंने अलहदा से ना एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, रिवैल्यूएशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो जहां मैंने IAS 36 के क्वेश्चन आंसर रखे हुए ना, उसी के साथ एक और पीडीएफ की फाइल है उन एसेट्स की इंपेयरमेंट के बारे में जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे होते हैं। हाँ जी, निकालिए पेज। चलें, जो जो कहूं जितना जितना वो फिर पढ़ते जाइएगा। पहले तो आप पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 1। ये बात आपको पता है, पढ़ तो लें पहले, यस सर से पहले पढ़ तो लें। रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाते हैं? फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो रीवैल्यूएशन में हम यूज कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू, जबकि यहां इंपेयरमेंट में रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ वैल्यू यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये दो अलग अलग चीजें हैं। फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अलग अलग चीजें हैं। फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कॉस्ट टू सेल का फर्क है, ये लिखा हुआ है पॉइंट 1 में। ऐसा ही है? जाग रहे हो कि इधर उधर ही हो? नहीं यार, क्या कहा है मैंने भी? मैंने भी क्या कहा है? अच्छा, ये जो डब्बा पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बात हो रही है? इस कंफ्यूजन का जवाब दे रहा हूं, इस कंफ्यूजन का जवाब दे रहा हूं कि इंपेयरमेंट लॉस कहना है कि रिवैल्यूएशन लॉस कहना है। रिवैल्यूएशन लॉस कहना है तो फिर एसेट क्रेडिट करना है, फिर इंपेयरमेंट लॉस क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? तो इस कंफ्यूजन का जवाब दे रहा हूं आपको। उसमें पहली बात तो ये मैंने सिर्फ टर्म्स का फर्क बताया है कि फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फर्क है। पॉइंट 1। अच्छा, पहले IAS 16 अप्लाई होगा या पहले IAS 36? क्यों? क्योंकि 1636 से पहले आता है, इसलिए पहले IAS 16 अप्लाई होगा या पहले IAS 36 अप्लाई होगा? क्यों? क्यों है? अच्छा, इकट्ठे तो होंगे, चलो फिर भी कोई 5 मिनट पहले ही होगा ना, तो कौन सा? काम का जवाब नहीं मिल रहा मुझे जी। ठीक है, शाबाश। हमने IAS 36 में रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो IAS 36 की बारी आएगी। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलनी है ये IAS 16 ने बताना है। तो पहले IAS 16 लगेगा, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी, फिर उसका मुकाबला होगा रिकवरेबल अमाउंट से। तो पहले IAS 16 फिर IAS 36। एक एसेट है जिसकी बुक्स में वैल्यू आ रही थी 100, उसकी फेयर वैल्यू है 105 और कॉस्ट टू सेल कुछ भी नहीं, वैल्यू इन यूज है 109। अच्छा, ये अभी ये तो बात खत्म हो गई, ये इतनी सी बात थी। इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन हो गई, पढ़ ली। कॉस्ट मॉडल है, एक्सपेंस बनेगा, ये हो गई बात खत्म। मैं अब इस पे बात कर रहा हूं। ये पॉइंट्स के ऊपर मैंने डब्बे की हेडिंग ही क्या दी हुई है, ये मैं उन एसेट्स की बात करनी, एग्जाम नोट्स के नीचे, सॉरी एग्जाम नोट्स के नीचे पहली लाइन, ये मैं उन एसेट्स की बात कर रहा हूं जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं। तो पहले IAS 16 के पहले IAS 36, पहले IAS 16 एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, पहले IAS 16 लगाना है। तो पहले क्या करूं? पहले एसेट को रीवैल्यू तो करें, रीवैल्यू करके यहां तक लाना है कि यहां तक लाना है? तो पहले IAS 16 लगेगा, $105 लग गया IAS 16। अब IAS 36 के मुताबिक रिकवरेबल अमाउंट कितनी? वन
इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट 105 है, रिकवरेबल 109 है, तो इम्पेयरमेंट नहीं है। अच्छा चले वैल्यूज बदल के देखते हैं। कैरिंग अमाउंट कितनी कर ले हैं 250 रख लेंगे। फेयर वैल्यू क्या रख लूं है, बढ़ा ली ना, आप कम कर लें 249, चलो 240। कॉस्ट टू सेल नहीं, जीरो, कॉस्ट टू सेल जीरो है। वैल्यू यूज क्या रख लूं 220, चलो जी 220 रख लेते हैं। हाँ जी अब बताएं, पहले आए 16 लगेगा, क्या करें 240 पे, ये हो गया 240। रिकवरेबल कितनी 240। इम्पेयरमेंट कितनी कोई नहीं। क्या हो रहा है चलें और तजुर्बे करते हैं। अब तजुर्बा ये कर लेते हैं कि चलो 100 इसको, और इसको मैं 90 कह के, ये 0 है 90, वैल्यू यूज कर लेता हूं मैं 87 जी। रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले आई 16 लग के री वैल्यू होगा, ये वाला 90 का ये वाला 90, ये हो गई कैरिंग अमाउंट। और रिकवरेबल नहीं, रिकवरेबल अमाउंट कॉस्ट टू सेल नहीं है, लॉस आएगा ही नहीं। और अगर ये 97 कर दूं तो तो फिर तो ऊपर भी 97 हो जाएगा। अच्छा, इन इतने सारे तजुर्बों से क्या पता चल रहा है कि अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो एसेट रीवैल्यूएशन पे होने की वजह से रीवैल्यू होके फेयर वैल्यू तक तो पहुंच ही जाएगा, और चूंकि कॉस्ट टू सेल नहीं है तो रिकवरेबल अमाउंट या तो इतनी होगी या इससे ज्यादा ही होगी। ये 4 मिसालें आपके सामने हैं, 4 3 पता नहीं जितने भी हैं, 4 है शायद, चले जितनी भी हैं। अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो पहले वो रीवैल्यू होके फेयर वैल्यू तक तो आएगा, और अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो उसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बराबर बन गई हुई है। अब या तो वैल्यू यूज इससे कम होगी तो फिर यही रिकवरेबल होगी, या इससे ज्यादा होगी तो रिकवरेबल और ज्यादा होगी, तो इस सूरत में इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं। इसमें से अब आप पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 2। है जी, नहीं अगर 0 है तो हो सकता है ना कॉस्ट टू सेल कोई ना हो, कस्टमर ही आके चीजें उठा के ले जाए, हो सकता है कॉस्ट टू सेल ना हो। इस डब्बे में से पॉइंट 2 कहाँ है पढ़ने को, हाँ जी समझ नहीं आई। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्वेश्चन 6 चलें बस जाए जुमा पढ़े जाके। अल्लाह हाफिज़।